हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नूर आलम। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चार्ज एंड मास दोनों ही मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंट्रिंसिक मतलब जिसके अंदर और ज़्यादा स्टडी हम नहीं कर सकते। यानी मास क्या है? मास बॉडी का क्वांटिटी होती है, वो मास ही होता है उसका। तो आज हम लोग पढ़ने वाले जब दोनों ही बॉडी की इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो हेडिंग चिपकाएंगे हम लोग अपनी अपनी कॉपी पर, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो दोनों में डिफरेंस है क्या, जबकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दोनों ही इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हैं। तो हम लोग देखते हैं चार्ज एंड मास। 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी आपके सिलेबस में टॉपिक है तो मैं इसे पढ़ाऊंगा ज़रूर। चार्ज एंड मास में डिफरेंस क्या है? देखिए, पहली बात तो ये बात बहुत ही क्लियर कर दूं कि जो चार्ज के टाइप मैंने आपको बताया था वो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे आपने सुना होगा 5 kg, 3 kg, 2 ग्राम्स। तो कभी -5 kg, -3 kg ऐसा सुना है? नहीं सुना होगा। तो हम लोग लिखेंगे चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी जीरो भी हो सकता है। मास ऑफ एनी बॉडी, या ऐसे लिख दें, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज एंड मास में क्या डिफरेंस है। नंबर 2 पॉइंट, मैंने आपको चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी? 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला एडिटिव नेचर होता है चार्ज का, दूसरा वो कंजर्व होता है, और तीसरा वो क्वांटाइज्ड होता है। अगर चार्ज कंजर्व होता है यानी चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास कभी भी कंजर्व का मतलब क्या होता है? कि जितना है वो उतना ही रहे, वो चेंज ना हो। चार्ज हमेशा किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का कंजर्व रहता है, लेकिन मास कंजर्व, अगर कोई चीज़ कंजर्व नहीं है तो वो किसी ना किसी चीज़ में चेंज हो रही होगी। तो किस में चेंज हो रही है? मास इज नॉट कंजर्व्ड, इट चेंजेस इनटू एनर्जी। ये बात आइंस्टीन ने बताई थी कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी फिर से मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो याद तो आपको सुना होगा E = mc², चेंजेस इनटू एनर्जी एज E = mc²। सुना है कि नहीं सुना? तीसरा डिफरेंस बताते हैं। आपने पढ़ा है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड Q = ± एनी। सुना है कि नहीं सुना? चार्ज इज क्वांटाइज, लेकिन क्वांटाइज का मतलब तो है फिक्स्ड अमाउंट में होना किसी चीज़ का। अब मास तो क्वांटाइज नहीं होता है। मास ऑफ, ऐसे लिखने ज़्यादा बेटर लगेगा लैंग्वेज में, द क्वांटाइजेशन ऑफ मास, द क्वांटाइजेशन ऑफ मास येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, बुक्स में ऐसा लिखा रहता है क्वांटाइजेशन ऑफ मास येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब क्या है कि मास यानी द्रव्यमान का अभी तक क्वांटीकरण अनुमानित नहीं किया गया है। द्रव्यमान को क्वांटीकृत नहीं माना गया है कि जो मास है वो क्वांटाइज्ड नहीं है, अभी तक ऐसा कोई सपोज नहीं किया गया है। अगला पॉइंट,
चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि कोई भी चार्ज है वो कितनी भी स्पीड से चल रहा हो, कितनी भी वेलोसिटी से चल रहा हो, उसका कभी भी चार्ज नहीं बढ़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन चाहे जितनी स्पीड से बढ़े, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो वो उतना ही रहेगा। यानी वेलोसिटी पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, लेकिन मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड इंक्रीजेस। यानी मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी बढ़ने से मास इंक्रीज करता है, एज गिवन बाई किस फॉर्मूले से, m बराबर m0 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v² बाई सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये m क्या चीज़ है, ये m0 क्या चीज़ है। m जो है यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, वेयर m बोलते हैं रिलेटिव मास। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। समझा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, सब समझाऊंगा। m0 क्या है हमारा, रेस्ट मास। ये कौन कौन से मास आ रहे हैं, अभी तो हमने यही सब मास नहीं पढ़े थे। एक मास का मतलब तो मास होता था, यहाँ कितने सारे मास आ रहे हैं। रेस्ट मास, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एंड c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेट मी चेक कि ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही, ये आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब सोचिए, समझिए इसको थोड़ा सा। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये 3 एंड ये 4, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। समझिए इस बात को, क्या है ये। मैंने कहा चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कितनी भी तेज कर दो, चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मास बढ़ जाएगा। कैसे, सुनिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग दौड़ें तो हमारा ही मास बढ़ जाए। देखिए क्या होता है, ये रिलेटिविटी फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया था, m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस v² बाई c²। इसमें v जो है वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। हमारी वेलोसिटी हम यहाँ पर पुट कर दें कितनी होती है, भाई ट्रेन की भी ले लें तो 256 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर, ऐसे पर आवर की स्पीड में चल रही है। और ये है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ की ऑर्डर की, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हम लोग पर आवर में चल रहे हैं, वो पर सेकेंड में चल रही है। जब हमने अपनी बॉडी को यहाँ अपनी स्पीड को यहाँ रखा और स्पीड ऑफ लाइट ये है, तो ये फ्रैक्शन, ये हमारी स्पीड बहुत कम है, इतनी कम है कि ये फ्रैक्शन नेग्लिजिबल है। तो हमने इस फ्रैक्शन को हटा दिया। नेग्लिजिबल 1 से बहुत 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 छोटा है, ये हटा दिया। अब हटाने से हुआ क्या, यहाँ बचा केवल 1। अंडर रूट 1 क्या होगा, 1। तो m बराबर m0 के आया, यानी कि जितना रेस्ट मास है उतना ही रिलेटिव मास है। अब ये दोनों मास के बारे में बता दूँ। रेस्ट मास का मतलब जब हम रुके हुए होते हैं तब हमारा मास, या किसी बॉडी का मास जब वो रुकी हुई हो, और जब वो चलने लगती है तो वेलोसिटी के साथ उसका मास चेंज होने लगता है, तो उसे रिलेटिव मास बोलते हैं। तो बात समझ आ रही। तो जब हमारे केस में स्मॉल बॉडी यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स के केस में, अभी तक जितनी भी चीज़ें 11th में पढ़ी हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, कार है, व्हीकल है, या हम हैं, आप हैं, उस सिचुएशन में, उस केस में ये जो v है वेरी वेरी लेसर देन c है, तो ये फ्रैक्शन को हम हटा सकते हैं। तो ये बचेगा अंडर रूट 1 मतलब 1। तो m बराबर m0 मतलब रिलेटिव मास इज इक्वल टू रेस्ट मास। तो वहाँ पर हमें वेरिएशन समझ में नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, हम लोग चार्जेस के केस में पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे चार्ज होंगे, इतने छोटे छोटे चार्ज कि आप उसको ऐसे देख नहीं सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ये सब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, इनके पास जो चार्ज है, और ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, उनकी स्पीड 10⁻6 ऑर्डर की, इलेक्ट्रॉन के 10⁻6 ऑर्डर की स्पीड होगी। अब वो 10⁻6 ऑर्डर की है, स्पीड ऑफ लाइट हमारी 10⁸ ऑर्डर की है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रैक्शन बचेगा, यानी इनको सॉल्व करेंगे, नहीं नेग्लिजिबल नहीं हो सकता, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ बचेगा। तो कुछ ना कुछ बचेगा, तो 1 में से कुछ घटाओगे तो 1 से छोटा आंसर आएगा। 1 में से अगर, अरे यार 1 में से कुछ भी निकालोगे, 1 में से 0.1 भी निकालोगे तो 1 से छोटा ही तो आंसर हुआ, 0.9। तो 1 से छोटा आंसर का जब
अंडर रूट करेंगे तो और छोटा हुआ। अब एम नॉट को छोटे से डिवाइड करो, किसी फ्रैक्शन को छोटे से डिवाइड करो, छोटे नंबर से डिवाइड करो तो हमेशा फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ी आती है। तो एम नॉट डिवाइडेड बाई स्मॉलर डिजिट, तो एम नॉट की वैल्यू एम नॉट डिवाइडेड बाई, तो फ्रैक्शन बड़ा आएगा यानी एम की वैल्यू बढ़ेगी। फिर से समझ लो, वी क्या है 10⁻6 ऑर्डर की इलेक्ट्रॉन के लिए, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ ऑर्डर की। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, यानी इनको सॉल्व करके कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलेगा। आंसर मिलेगा तो 1 में से कुछ घटाएंगे तो 1 से छोटा आंसर मिलेगा, रूट ले लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, यानी m डिवाइडेड बाई स्मॉलर नंबर। किसी भी फ्रैक्शन को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ी आएगी, यानी m हो गया बढ़ गया, यानी मास जो है वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करता है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, स्नैप ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट हटा दूँ इसको ऊपर, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट एंड नंबर 2 पॉइंट भी हटा देता हूँ। समझ में आ गया होगा कि चार्ज कंजर्व होता है और मास कंजर्व नहीं होता क्योंकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर बहुत ही बढ़िया। जो जिस बॉडी पर भी चार्ज होगा उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। क्या सुनिए, चार्ज ऐसे ही नहीं हवा में बैठ कर नहीं आएगा, चार्ज किसी न किसी पार्टिकल के थ्रू किसी न किसी बॉडी पर होगा, यानी कि चार्ज हमेशा मास के साथ होता है। चार्ज ऑलवेज बी विद मास, यानी चार्ज ऑलवेज बी विद मास या चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, कम्स विद मास, यानी कोई भी चार्ज होगा उसके पास मास जरूर होगा। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता हो, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना मास है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पता है ये बात आपको? तो चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, लेकिन मास है, किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो उसके बाद मास जरूर होगा। ये बात एकदम नो डाउट श्योर, एकदम लिख लीजिए अपने पास और इसको मन में बैठा लीजिए। किसी बॉडी के पास अगर चार्ज है तो उसके पास मास जरूर से ज़रूर होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी के पास मास है तो ज़रूरी नहीं उसके पास चार्ज भी हो। कल हमने यही तो पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने बॉडीज़ को मेथड्स ऑफ चार्जिंग में बॉडीज़ को चार्ज किया था। तो क्या पहले बॉडी चार्ज थी? नहीं थी, लेकिन मास तो था उनके पास ना। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास एंड मास ऑफ बॉडी मे और मे नॉट हैव चार्ज, यानी मास किसी बॉडी के पास यानी किसी बॉडी के पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, यानी कि मास ऑफ बॉडी में और मे नॉट हैव चार्ज। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? फिर समझिए, चार्ज किसी भी बॉडी के पास होगा तो वो बॉडी है तो उसके बाद मास जरूर होगा, लेकिन मास किसी बॉडी के पास है जरूरी नहीं कि वो चार्ज भी बॉडी भी हो, क्योंकि न्यूट्रल बॉडीज भी तो होती हैं उनके पास चार्ज नहीं होता लेकिन उनके पास मास है। कल याद है फ्रिक्शन रबिंग में आपने सीखा था, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो कुछ ना कुछ मास भी तो जा रहा होगा। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, तो चार्ज जा रहा है तो चार्ज उड़ के नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन के थ्रू जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं यानी मास भी जा रहा है, तो एक जगह मास कम हो रहा है और एक जगह मास बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत स्लाइटली होता है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर होता है, तो इतना फर्क हमें ऐसे ही देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये मास बहुत छोटा है। समझे, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे छोटे होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट 6 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। एक काम करता हूं मैं, 3 नंबर को भी हटा देता हूं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये बात आपने कल पढ़ी थी। एक काम करता हूँ, ये भी हटाता हूँ। 4th नंबर देखिए, अगर मैंने बताया था 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होता है, याद है? नहीं याद है? यानी प्रतिकर्षण। 2 नेगेटिव चार्ज होंगे तो इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन। और
एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होता था, अट्रैक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इनके बीच में हमेशा रिपल्शन, इनके बीच में भी हमेशा रिपल्सन और इनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब कब रिपल्सिव होगा, कब अट्रैक्टिव होगा? अगर सेम चार्जेस है, यानी लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन होगा, और अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा। इधर आ जाइए। अच्छा, दो मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? ये आपने 11th में पढ़ा होगा। दो मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? बिल्कुल सही, ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास इज ऑलवेज। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कभी निगेटिव होता था? नहीं, हमेशा पॉजिटिव होता है। और सॉरी, पॉजिटिव कह रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव होता था? हमेशा अट्रैक्टिव होता था। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता था? अट्रैक्टिव होता था। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यानी वो कैसी प्रकृति का होगा? अट्रैक्टिव प्रकृति का। जैसे मान लो एक मास यहाँ m1 और एक मास यहाँ m2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता था, कुछ याद हो आप लोग को 11th, तो इनके बीच में हमेशा कैसा लगता था? अट्रैक्शन फोर्स लगता था। और याद हो आपको तो ग्रेविटेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर हाँ 11th का थोड़ा सा बहुत ग्रेविटेशन का पोर्शन आपको तैयार है तो ये यहाँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो कितने डिफरेंसेस हो गए? 6 डिफरेंसेस मेजर। इतने आपको पेपर में लिखने में नहीं होते, 3 से 4 लिखोगे काम चलेगा। पहला क्या होता है कि चार्ज पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा कंजर्व होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, मास तो वो कंजर्व नहीं होता। तीसरा ये क्वांटाइज्ड होता है, मास क्वांटाइज्ड नहीं माना गया है। चौथा, इसका स्पीड से वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, मास वेलोसिटी बढ़ाने से बढ़ जाता है। पांचवा, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। अगर चार्ज है तो उसके बाद मास जरूर होगा, लेकिन अगर मास है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों नेचर के हो सकते हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के ही होंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं, और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे अगले लेक्चर में होगा, वो होगा हमारा कूलम्ब्स लॉ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।